बिजनेस इज अ बिजनेस, कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। एक बुक्स में जो पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकली नहीं है। वो कौम है इंडियन जो बगल में छुरी और मुंह में राम रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त वकीर अहमद। बीएचपी मीडिया हाउस आज हमारे दरमियान एक स्पेशल गेस्ट तशरीफ लाए हैं, क्योंकि बिजनेस इज अ बिजनेस, कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। ये जुमला मैंने सीखा जिनसे, मेरी मुराद राना शेब साहब, कोका कोला टेक्सला के डिस्ट्रीब्यूटर, मारूफ बिजनेसमैन, सियासी समाजी शख्सियत राना शेब साहब खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राना शेब साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया जी। अल्लाह का शुक्र है जी। फिट फार। राना शेब साहब, पहला जुमला ही मेरा ये था जो आपसे सीखा, बिजनेस इज अ बिजनेस, कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। इस जुमले के पीछे एक आपकी पूरी कहानी है। थोड़ा सा बीएचपी मीडिया के लोगों को बता दें कि क्या कहानी है। असल में बिज़नेस का शौक़ मुझे ना स्कूल दौर में ही था जी। मैं चीज़ों को देखता था, मार्केट में चीज़ों को एनालाइज करता था आगे पीछे फिर के। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे बड़े भाई जो थे वो ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कोका कोला के साथ मुंसलिक थे। तो उनको मैं देखता था कि वो किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं या किस तरह उनका बातचीत का अंदाज़ है। तो बस एक मौका चाहिए था। 99 में मैंने अपनी तालीम कंप्लीट की है जी। तो भाई ने उंगली पकड़ी है जी। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है 99 से। अब 26-27 साल हो गए हैं जी, कि बस मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने बिज़नेस को आगे से आगे लेके जा रहा हूँ जी। बिल्कुल, माशाल्लाह। आपका डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में आना और इस बिज़नेस को मैनेज करना, बिल्कुल आपको एक प्लेटफॉर्म बड़े भाई ने मुहैया किया। अल्लाह पाक आपके बड़े भाई को खुशियाँ अता फरमाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। राना शेब साहब, डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? असल में डिस्ट्रीब्यूशन देखने में लोगों को नज़र आता है कि मुश्किल है। मुश्किल काम नहीं है, ये बाकायदा एक सिस्टम है। अगर सिस्टम के साथ चला जाए तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ आपकी और भी सोशल लाइफ भी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, और एक इतना बड़ा सेटअप, ये कैसे आप करते हैं? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सिस्टम के थ्रू चलते हैं, चीज़ें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर आप खुद उसको टाइम नहीं देते अपने बिज़नेस को, तो बिल्कुल आपका बिज़नेस कामयाब कभी भी नहीं हो सकता है जी। उसमें अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ। बिल्कुल, बिज़नेस बेसिकली आप समझ लें कि एक पौधा है जिस तरह, मतलब बीज बोते हैं, फिर उसमें वो एक पौधा बनता है, पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, फिर वो एक तनावर दरख्त बनता है, ऐसे ही उसके है। बाद उससे फल हासिल होता है। बिल्कुल, तो ये बिज़नेस आसान चीज़ है, लेकिन सिस्टम के थ्रू जिस तरह दौर चल रहा है उसके मुताबिक अपने आप को डालना बिल्कुल। चाहिए जी। अच्छा जी, राना शेब साहब, सिस्टम, ये जो बात आपने की है ना, ये हमारे नौजवान नस्ल को या नए बिजनेसमैन को समझ नहीं आती। वो अपना सिस्टम बना लेते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि यार इधर से भी आ जाए, इधर से भी। लेकिन सिस्टम को जो आपने बात की है, वो सिस्टम कैसे बनाया जाए ताकि हर बंदा जो एंटरप्रेन्योर है, नया बिजनेस कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए आप मतलब क्या मशवरा देंगे? बस यही है, जो बंदा नया बिज़नेस में आ रहा है जी, उसे टाइम लगता है सीखने में ना, टाइम लगता है जी। एकदम से दूसरों को देख के ना जज्बाती नहीं होना चाहिए। गलतियां बिजनेस में जो बंदा भी आता है, मैंने खुद भी बहुत गलतियां की हैं, बंदे गलतियां करें, जो जितनी ज़्यादा गलती करेगा गलतियों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि उनसे सीखना चाहिए। जो बंदे आते हैं, नौजवान आते हैं, वो जज्बाती, और उनकी कोशिश होती है कि रातों बिल्कुल, रात मतलब है कि हम इन्वेस्ट करें और उस पर प्रॉफिट कमा लें। ये एग्जैक्टली। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बंदे की पूरी एक कहानी होती है। अच्छा, उसके लिए टाइम दरकार बिल्कुल। होता है जी। देखें, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ना, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी, तो बिल्कुल। आपने कितने आज तक कोई सबसे बड़ा चैलेंज कब फेस किया?
चैलेंजेस कैसे सामने आते हैं आपके? देखें, जूं जूं कंपटीशन का दौर आ रहा है, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त इतने कंपटीशन नहीं थे। बेसिकली मेरा काम बेवरेजेस का है, ठीक है, कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पहले अगर आप 10-20 साल पहले चले जाएं तो सिर्फ कोक और पेप्सी नज़र आते थे मार्केटों में, नेस्ले नज़र आता था। अब जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है जी, लोकल ब्रांड भी ना मार्केट में आ रहे हैं जी। ज़ाहिर बात है, आबादी बढ़ रही है, साथ साथ वो भी कवर कर रहे हैं जी। चैलेंज के दौर अभी शुरू हुए हैं जी। अभी मीडिया बाहर है, जिस तरह मीडिया के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिजनेस तो पॉसिबल है ही नहीं मीडिया के बगैर करना ना जी। ऐसे ही है। तो इसमें कैश का फ्लो होता है कि कैश किस जगह पे किस वक्त कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए, कैश को अपने जो अखराजात हैं उन्हें कहाँ से मैनेज करना चाहिए। मतलब है स्मार्टली प्ले करना पड़ता है इस दौर में जी। जितनी आप समझ लें, दूसरे आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि ख़रीदारी में जो बचत कर सकते हैं उसमें ही आपको अब फ़ायदा है जी। जितनी बिल्कुल आपकी परचेजिंग में ना ऐसे ही है। राना एक्सपर्टी शेख होनी साहब, चाहिए जी। आप एक सवाल पूछ रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शायद हट के आया हो, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ आपकी बातों से। ये जो आप बातें कर रहे हैं ये किताबों में लिखी है, आपकी तालीम कितनी है? असल में मैंने डीए किया है जी, स्वीडिश कॉलेज से, डिप्लोमा डिप्लोमा, एसोसिएट इंजीनियर जी जी। एमबीए तो नहीं किया आपने? नहीं नहीं नहीं, ये एमबीए मैंने की बुक्स में ये बुक लिखी हुई हैं। आप मैनेजमेंट मार्केटिंग उठा के देख लें, यही जी बातें जी। लिखी हुई हैं। तो माशाल्लाह, क्या नहीं, बात है। असल में मैं आपको बता रहा हूँ जी कि जब मैं स्कूल में भी पढ़ता था तो उस वक्त भी मेरा जहन जो था वो कारोबार की तरफ था। फिर मैंने आपको बताया कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे भाई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे जी, उनसे बहुत कुछ सीखा है। फिर 25-26 साल ज़ाती तौर पे भी मुख्तलिफ बंदों से मुलाकातें, मुख्तलिफ जहन के लोगों से मुलाकातें, अच्छा मुख्तलिफ जी, सोचें, बिल्कुल राना शेख तो साहब, वहीं से सीखा है जी ये ऐसा ही सब है, कुछ जी। बिल्कुल बात समझ आ गई। जी जी। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। आपके सामने कस्टमर दो तरह के आते होंगे, होलसेलर और रिटेलर। आपको कौन सा कस्टमर अच्छा लगता है, होलसेलर या रिटेलर? देखिए, अगर प्रॉफिट के हिसाब से आप बात करें तो रिटेलर ही सबको अच्छे लगते हैं जी। लेकिन होलसेल की अहमियत को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। हमारे लिए तो सारे बंदे जो हैं काबिल एहतराम हैं जी। ठीक लेकिन है। खुशी या प्रॉफिट वो तो रिटेलर से ही हम हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा, कोशिश सब बिजनेसमैनों की होती है कि रिटेल की आप क्या तरफ मशवरा फोकस करें। देंगे कि रिटेल का काम करना चाहिए कि होलसेल का? देखें, दोनों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश ये करें जी कि मैक्सिमम बिजनेस जो है वो रिटेल पे होना चाहिए जी। होलसेल की अहमियत एक है अपनी जगह, अपने टारगेट अचीव करने के लिए। बेसिकली वो हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट वो हमसे रेट लेते हैं। तो उसकी अहमियत से भी नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि रिटेल पे फोकस होना चाहिए जी हमारा। आपने टारगेट की बात की, ज़ाहिर सी बात है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको भी टारगेट तो मिलता होगा, तो आप उसे कैसे पूरा करते हैं? टारगेट बेसिकली कंपनी देती है हमें और कंपनी हमें हमसे वो अचीव करवाती है जी। कंपनी के बगैर हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते। उसकी मुख्तलिफ तरह से हमारी सपोर्ट की जाती है, जिस तरह लड़कों को, टीम को इंसेंटिव दे के, उनको मोटिवेट करके। अगर उसके अलावा देखा जाए तो जो हमारी प्रोमो वगैरह चल रही होती हैं, ऑफरें चल रही होती हैं रेट के ऊपर दे के, फिर अगर आप देखें तो मीडिया के ऊपर ऐड दे के मेंटली तौर पे अपने कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। तो इसी तरह टारगेट अचीव हो जाते हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी। राना शेख साहब, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपना ब्रांड बनाऊं, ब्रांडिंग, और उसके लिए ज़रूरी है पोजीशनिंग भी। ब्रांडिंग और पोजीशनिंग आप कैसे देखते हैं आप इस वक्त अपने ब्रांड की? पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रांडिंग और पोजीशनिंग में थोड़ा सा फ़र्क आपको बता देता हूँ जी। ब्रांडिंग जो है वो अपनी चीज़ की, मतलब है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट समझ लें, लोगों के जहन में उसका एक इम्पैक्ट डालना कि हमारी क्या चीज़ है, पब्लिसिटी करना। दूसरे नंबर पे आ जाती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग के भी आगे दो तरह के मैनी होते हैं जी। पोजीशनिंग एक के हमारा ब्रांड इस वक्त लोगों के जहन में कहाँ पे खड़ा हुआ है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर सेल की टर्म में आप पोजीशनिंग को देखें तो वो भी बड़ा मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अब आप एक मार्ट पे चले जाए ना, तो हमारी डेली बेसिस पे कंज्यूम होने वाली चीज़ें जो हर बंदा ख़रीदता है, उसमें अंडे हैं, डबल रोटी है, जैम्स है, दूध हैं। तो जो नए बिजनेसमैन आते हैं उनकी कोशिश होती है कि ये चीज़ें वो अपने इंटरेस्ट पे लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी इसकी पोजीशन उनकी वो गलत होती है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें
जो लेने के लिए आएगा बंदा वो वहीं से उठा के वापस चला जाएगा। तो मैं तो उन्हें ये मशवरा देता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल स्टोर के आखिर में होनी चाहिए, कि आप एक दफ़ा पूरा स्टोर उन्हें घुमाएं कि वो अंडे और डबरोटी लेने आया तो दो चार चीज़ें और भी ले ले जी। बिल्कुल, क्या बात। मतलब बिजनेस के लिए आप देखें तो ब्रांडिंग और पोजीशनिंग दोनों बहुत अहम है। अगर देखें इस्तेमाल कौन सी पाकिस्तान में ज़्यादातर हो रही है, तो ज़्यादा वर्क ब्रांडिंग पे हो रहा है, पोजीशनिंग पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है जी। बिल्कुल राना शेफ साहब, आपकी बात 100% ठीक है कि ब्रांडिंग और पोजीशनिंग, और इसके साथ साथ आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात की। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है राना शेफ साहब। तो इस महंगाई, आए दिन चीज़ें महंगी होती जा रही है। मुझे याद है ये 7 रुपए की कोक हम पीते थे, अभी ये 50 रुपए की पी रहे हैं। इतनी महंगाई हुई है। और इस इन्फ्लेशन, महंगाई में कैसे प्रॉफिट मेंटेन करना, अपने बिजनेस की पोजीशन को कैसे बरकरार रखना, ये आप कैसे करते हैं? इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है ना जी, ऐसा नहीं होता मोस्टली बिजनेस में, मैंने देखा है ना जी राइट कि टाइम फॉर राइट जॉब, जी राइट जी पर्सन बिल्कुल फॉर राइट बिल्कुल, जॉब। बंदा सोचता है कि ये काम भी मैं ही कर लूँ, ये ही मैं कर लूँ, उसमें बनिस्बत अखराजात बढ़ जाते हैं, चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होती। तो राइट जगह पे राइट बंदे का इस्तेमाल करें। अपने जो अननेसेसरी अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए जी, जहाँ से आप कास्ट अपनी बचा सकते हैं जी। फ्यूल की मद में मसलन आप अगर मार्केट में कोई अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें उसकी कैपेसिटी इतनी बना दें कि आपका बंदे की भी सैलरी वहाँ उसी गाड़ी पे निकले और डीजल भी उतना ही लगता है। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी बड़ी होगी तो वो कम कास्ट में हम डिलीवर करेंगे। क्या बात तो है। इसमें हम काफ़ी मतलब है कि चीज़ों की अखराजात जो हैं वो बचा सकते हैं जी, जो बिल्कुल, इजाफी अखराजात हैं बिल्कुल हमारे। शेख साहब, आपकी जी जी। रहनुमाई का हमें वो काफ़ी सबक हम सीख रहे हैं। आजकल एक और बहुत बड़ा ब्रांड है, आजकल का वो भी बहुत पुराना ब्रांड है, आपके बराबर बराबर चल रहा है, आपके साथ कदम से कदम लगा के चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पेप्सी की, पेप्सी वर्सेस कोक। आप इस मुकाबले को क्या समझते हैं? असल में देखा जाए जी तो मुकाबला हमारा उनके साथ है नहीं है वैसे, पेप्सी को आप क्योंकि कुछ नहीं समझते? नहीं नहीं बिल्कुल, अगर आप क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, टीम बनाने के ऊपर बात करते हैं, तो वो हमारे मुकाबले में बिल्कुल सिफर हैं जी। सिफर। ना ही उन्हें टीम बनाना आती है, वाह। ना ही उनके पास क्वालिटी है। उनके पास अगर पावर है तो वो ये है कि वो ऑन द स्पॉट फैसले कर सकते हैं। हमारा, आपको पता है कि एक प्रॉपर मल्टी नेशनल कंपनी का एक सिस्टम है जो तुर्की से ऑपरेट होता है। तो सेल के कामों में ऑन द स्पॉट फैसले करने होते हैं जो हम नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें पूरा एक वीक 2 वीक चाहिए होते हैं। सिस्टम के थ्रू वो बात आती है, फिर कोई फैसला होता है। पेप्सी के पास जो एज है वो यही है कि ऑन द स्पॉट वो फैसला करते हैं, जिस वजह से वो मतलब है कि यहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने लीडरशिप भी ली हुई है जी। रान शेफ साहब, बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है कि पेप्सी ज़ीरो है, वो है ही ज़ीरो। मेरा दिल ही नहीं करता पेप्सी पीने का। कोक पीता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। ये 100% बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बेवरेज बिजनेस से आपका ताल्लुक है, काफ़ी अरसे से है, और आप इस बेवरेज बिजनेस को ज़ीरो से 100% समझते हैं। 5 साल बाद आप इस बिजनेस को कहाँ देख रहे हैं? भाई मैं तो अपनी एक नाक़िस राय दे सकता हूँ, जो मेरा तजर्बा है, जो मैं देख रहा हूँ जी, कि बेवरेजेस का जो काम है वो दिन ब दिन मतलब है कि अपने नीचे नीचे आएगा जी। और अगर आप, बेवरेज बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक होती है जो आम बंदे ना, और इसमें स्टिल स्टिल जो होता है वो मिनरल वाटर वगैरह हो गया, जूसेस वगैरह हो गया। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में पानी और जूसेस के काम ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो डाइट प्रोडक्ट जो हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हैं जी, वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा जी। ये चीज़ तो हम सुनते आ रहे हैं, आज से 10 साल पहले भी सुन रहे थे, अब भी सुन रहे हैं, लेकिन बेवरेज उधर ही बल्कि बढ़ रहा है काम। इस पर मैं आपसे बात करूँगा। मुझे ये बताएं, आपका जो एक्सपीरियंस है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बीएचपी मीडिया के देखने वाले आम आवाम, आप क्या उनको मशवरा देंगे बिजनेस के हवाले से? बिज़नेस अच्छी चीज़ है जी, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को बिज़नेस में आना चाहिए जी। बहरहाल ये है कि अपने जज़्बात पे काबू पाना चाहिए, चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए, देख के, सोच समझ के, पूरी उसकी वर्किंग करके
फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जी, क्योंकि प्लानिंग के बगैर ना करें। जी जी बिल्कुल, स्किल होनी चाहिए, उसमें स्किल के ऊपर काम होना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जी। अच्छा, एक और बहुत मैं ये मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, जर्नल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे बुक्स में जो पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकली नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन और कर रही हैं, बुक में और पढ़ाया जा रहा है, तालिब इल्म और सीख के जब तालिब इल्म जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता है। अगर आप मुझसे कोका कोला के बारे में पूछे ना जी, तो कोका कोला कंपनी नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट है जी। जिस अच्छा। तरह हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कुछ पढ़ाया जाता है, आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं होता जी। अगर कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर या हमारी किसी भी टीम के बंदे को उठा लें, वो इंडिविजुअल एक एक बंदे पे काम करती है जी, बिल्कुल अलिफ बे से उनकी स्टार्टिंग करती है कि जो हमें मार्केट में चैलेंज आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है हमने। तो मेरे ख्याल में कोका कोला में तो ऐसी बात नहीं है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोका कोला कंपनी बाकी कंपनियों से मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान कोका कोला कंपनी जी। बिल्कुल, हमने बहुत तारीफ़ें की हैं कोका कोला की, लेकिन मैं कोका कोला की तारीफ़ नहीं करूँगा राना शेफ साहब, ये मेरे अपना बिलीफ है। बेशक आप डिस्ट्रीब्यूटर मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, क्योंकि गज़ा का जो मामला है ना, फ़लस्तीन का मामला, मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा यार पाकिस्तानी प्रोडक्ट आगे आने चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? असल में ये भी कम्युनिकेशन गैप है हमारे हमारे पाकिस्तान के अंदर ना। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी आप अगर देखें तो मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारी अपनी नहीं है। लेकिन कोका कोला के बारे में, क्योंकि मैं उसके साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, बाहसीयत मुसलमान, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुसलमान घराने से मेरा ताल्लुक है, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जो मेरे और मेरी फैमिली पे ना वो मतलब हिट करे आप ये जी। कहना चाह रहे हैं जी, जी। कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कोका कोला बेसिकली तुर्किश कंपनी है। हमारे राइट, एशिया के अंदर 7 से 8 ममालिक के अंदर जो बिज़नेस चल रहा है जी, वो तुर्की की फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, ठीक है जी। ज़बरदस्त। एज़ ए ये तो मुस्लिम है मुझे वो। अब फर्स्ट टाइम पता जी, चल जी। रहा है। आप इसमें कोई इसराइल का लेना-देना, कोई किसी किस्म का लेना-देना नहीं है। क्या क्यों? बात है जी! तो इसके बारे में मज़ीद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हमारे पास पूरा इसका रिकॉर्ड है कि ज़बरदस्त। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तुर्किश कंपनी ने कहाँ से स्टार्ट लिया है जी, क्या है। अगर आप मार्केट में वैसे भी आप देख लें, मुझे बता दें जी कि जो यहूदी कंपनी होती हैं, अभी लास्ट मंथ में हमारे कंपनी तकरीबन इस महीने की 16 तारीख को 140 बंदा उम्रे पे लेके जा रही है जी। सुभान अल्लाह! सैलाब के दिनों में आप देख लें, ज़ल्ज़ला यहाँ पे आया है जी, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कोका कोला कंपनी ने की है। क्या अगर बात है! आप एफबीआर से इनका रिकॉर्ड चेक कर लें जी, तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर कोका कोला कंपनी है जी। क्या बात बाकी कंपनियां जितनी भी हैं वो टैक्स नहीं पे इतना करती है! जितनी मतलब कोका ये कोला। कन्फ्यूजन आज मेरे ज़हन नहीं से नहीं दूर हो नहीं, गई है जी जी, कि ये इसराइली कंपनी की कंपनी प्रोडक्ट नहीं है नहीं है। ये, ये हमारे मुस्लिम पास पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वो मुस्लिम। टर्किश। और यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, टर्की तो अगर हमारा आप, फ्रेंड है। जी जी बिल्कुल हमारा ब्रदर मुल्क है। अभी रिसेंट आप देखें, हमारा जो इंडिया के साथ क्लैश आया था, उसमें उन्होंने खुल के हमारी सपोर्ट की है जी। वो कौम है इंडियन जो बगल में छुरी और मुँह में राम राम है। इसी तरह है वो तो जब बिल्कुल। खुद फँसते हैं तो चले जाते हैं बड़ों के पास, अमेरिका के पास, और मिन्नतें करके, क्योंकि हमने तो इनके 6 गिरा दिए थे ना दफ़ा, और अभी इंशाल्लाह 10 नहीं नहीं, गिराएँगे। आप आगे इनका बहुत बुरा हाल होना है जी, नहीं तो इंशाल्लाह 10 गिराएँगे। हमारी ताकत का बीएचपी पता नहीं मीडिया था, कहता अभी है, अंदाजा हो गया हमें। बीएचपी मीडिया कहेगा 50 गिरा दो। इंशाल्लाह 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 टोटे-टोटे करेंगे इंडिया के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। तो राना शेख साहब, आपने बहुत कीमती टाइम लिया। आखिर में बीएचपी मीडिया को क्या आप नसीहत करेंगे? नहीं जी, मैंने आपकी टीम से भी मुलाकात की है जी। अच्छा। माशाल्लाह प्रोफेशनल लड़के हैं। सबसे बड़ी जो बात है, यंग लड़के हैं जी, समझ बूझ रखने वाले बंदे हैं जी। तो इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम जारी रखें जी। तो मीडिया के बगैर आजकल गुजारा है ही नहीं है। फील्ड बहुत अच्छी आपने चुनी है, इंशाल्लाह इसमें आपकी बड़ी कामयाबी आगे होगी। कोई आमीन। भी बिजनेस है, कहीं भी इसके बगैर गुजारा है ही नहीं है। समझ लें ज़िंदगी का दूसरा नाम या मीडिया बन गया है जी। एग्ज़ैक्टली। तो राना शेख साहब, बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस, कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी, इनसे मैंने सीखा, और अब मेरा भी दिल करता है बिज़नेस करने का। इंशाल्लाह मैं इनसे रहनुमाई लेता रहूँगा, और इनका और इनके पूरे नेटवर्क में इनके साथ जितने भी लोग हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं बिलखुसूस राना शेख साहब का जो ओनर है, दिल से समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस दौर में, मसरूफ़ियत के दौर में, टाइम निकाल कर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, हमारे मेहमान बने। बहुत शुक्रिया राना शेख साहब। थैंक यू जी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। देखते रहिए बीएचपी मीडिया हाउस, और मैं हूँ आपका दोस्त तौकीर अहमद।